दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, जिसमें से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? हीट एंड वर्क। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी जो एनर्जी की फॉर्म है उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन दो के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क के बारे में। एक खास बात क्या है कि वर्क और हीट जो है इनको हम एनर्जी इन ट्रांजिट भी बोलते हैं। एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? एनर्जी एक होती है एनर्जी इन स्टोरेज। एनर्जी इन स्टोरेज की अगर बात करें तो ये वो एनर्जी है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर। और दूसरी होती है कौन सी? एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट की अगर बात करें तो क्या होगी? ये वो एनर्जी है जो सिर्फ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर किसी भी टाइप की एनर्जी का इंटरेक्शन होगा तो तभी ये दिखाई देंगे। यानी इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी होगा जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तभी हम इनको देख सकते हैं, अदरवाइज इनको हम नहीं देख सकते। तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी आती है आपकी? हीट एंड वर्क दोनों आती है। जबकि एनर्जी इन स्टोरेज में हम मेनली किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, अगर थर्मोडायनेमिक्स में बात की जाए तो इस चैप्टर में हम जो फोकस करने वाले हैं वो एनर्जी इन ट्रांजिट पे फोकस करने वाले हैं, जिसमें हमारा हीट एंड वर्क हमारा जो है टॉपिक रहेगा। देखिए वर्क क्या होता है। वर्क की अगर बात करें तो मैकेनिक्स में हम बात करें तो मैकेनिक्स में वर्क क्या होता है? किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाने से बॉडी क्या होगी? डिस्प्लेस होगी। मान लीजिए dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुई बॉडी, यहां से यहां पर कोई भी dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गई बॉडी, तो क्या होगा? F इंटू dx, दैट इज योर वर्क। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, F इज द फोर्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो वर्क के बराबर होगा। तो लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क को इस तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जो कंसेप्ट है वो किसका आ जाता है? सिस्टम और सराउंडिंग्स का कंसेप्ट आता है। तो हम उसी बेसिस पे वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं एक स्टीम पावर प्लांट का। स्टीम पावर प्लांट के केस में क्या होता है? आपके पास एक बॉयलर होता है। बॉयलर का काम क्या होता है? ये ध्यान रखिएगा, पेपर में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बॉयलर क्या है? आपके वाटर को हीट किस में कन्वर्ट करता है? स्टीम में कन्वर्ट करता है, और इसमें जो इनपुट होती है वो हीट होती है। ठीक है, ये हीट आपकी इसमें आ गई। यहां से हम गए, बॉयलर से जो जाती है वो क्या जाती है? सुपर हीटेड स्टीम। क्या जाएगी? सुपर हीटेड स्टीम। जो सुपर हीटेड स्टीम होगी वो सुपर हीटेड स्टीम ये हमारे किस में जाती है? टरबाइन में। टरबाइन के अंदर क्या होते हैं? ब्लेड्स होते हैं, और यहां पर क्या लगी है? एक शाफ्ट। शाफ्ट पे क्या होते हैं? ब्लेड्स होते हैं। जब ये स्टीम ब्लेड से स्ट्राइक करती है तो क्या होता है? शाफ्ट रोटेट करती है। अब शाफ्ट रोटेट करती है तो इसके बाद क्या होगा? यहां से स्टीम बाहर निकलेगी, प्रेशर कम हो चुका होगा, टेम्परेचर भी कम हो चुका होगा। इधर हमारा लगा हुआ कंडेंसर, ये आपका हो गया स्टीम टरबाइन, ये आपका हो गया कंडेंसर। कंडेंसर में आपकी स्टीम आएगी, तो कंडेंसर में स्टीम आने पर क्या होगा? ये लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, कंडेंस हो जाएगी। यहां से जो हीट है वो हमारी क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। किसके? कूलिंग वाटर के थ्रू। ठीक है, इसके बाद वापस हम इसको भेजेंगे कहां पर? पंप में। पंप इसको क्या करेगा? कंप्रेस करके लिक्विड जो यहां पर निकलेगा ये आपका लिक्विड होगा सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड मतलब इसमें कोई भी वेपर आपका नहीं होगा, और यहां पर जो होगी आपकी क्या होगी? स्टीम होगी, लेकिन लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे होगी। और वापस इसको हमने भेज दिया किसमें? बॉयलर में। जो सुपर सैचुरेटेड लिक्विड है पंप में गया तो ये हो गया आपका कंप्रेस्ड लिक्विड। अब कंप्रेस्ड लिक्विड को हमने बॉयलर में भेजा तो वहां पर क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, हीट अप होके। ठीक है,
फिर से स्टीम बन जाएगा और ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। अब देखिए यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, इन चारों को अलग अलग सिस्टम भी ले सकता हूं। जैसे बॉयलर मेरा एक अलग सिस्टम है, टरबाइन मेरा अलग सिस्टम है, कंडेंसर मेरा अलग सिस्टम है, पंप मेरा अलग सिस्टम है। अगर इनको मैं अलग अलग लेता हूं तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक ओपन सिस्टम है, क्योंकि मास इसमें भी एंटर कर रहा है, मास एग्जिट कर रहा है, मास एंटरिंग मास एग्जिट, मास एंटर कर रहा है एग्जिट कर रहा है, मास एंटर कर रहा है एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में तो एक और तरीका क्या है, बाउंड्री। देखिए सिस्टम की बाउंड्री जो सिलेक्ट करनी होती है वो किस पे, ऑब्जर्वर के बेस पे रहती है। जैसे मैं यहां पर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरी चॉइस है कि मैं क्या सिस्टम चूज करूं। तो मैंने सिस्टम क्या चूज किया, मैंने इस पूरे को सिस्टम चूज कर लिया। इसे आप थोड़ी लंबी कर देते हैं और इस पूरे को मैंने सिस्टम चूज किया। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम चूज करता हूं तो यहां पर देखिए, यहां पर जो मास है, स्टीम है यानी वाटर है, वो क्या होगा, सॉरी लिक्विड में यहां पर वाटर ही है, तो ये जो वाटर है ये क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। क्या ये सिस्टम की बाउंड्रीज को क्रॉस करके बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसलिए मास का जो ट्रांसफर हो रहा है वो इस केस में नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर जरूर हो रहा है। कैसे, यहां से मुझे हीट मिल रही है, यहां से मुझे हीट मिल रही है और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर शाफ्ट रोटेट कर रही है, यहां मुझे क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। अब कैसे कहेंगे कि वर्क मिलेगा, देखिए वर्क की डेफिनेशन को हम यहीं से देखते हैं। वर्क कहता है, वर्क की डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक वर्क की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपके सिस्टम के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, आपके सिस्टम के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका नेट इफेक्ट अगर हम चेंज कर दे किसमें, रेजिंग ऑफ वेट में कन्वर्ट कर सके तो वर्क कहलाएगा। क्योंकि किसी वेट को रेज करना है, उठाना है ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली हम अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, तो डेफिनेटली वर्क हमें करना पड़ रहा है। तो क्या कर सकता हूं, कहता है कि अगर आपको सिस्टम के अंदर जो भी हो रहा है उसका नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट यहाँ पे क्या है, नेट इफेक्ट ये है आपने हीट दी और हीट देने के कारण यहां पर जो टरबाइन है इसकी शाफ्ट क्या कर रही है, आपकी टरबाइन की जो शाफ्ट है वो आपकी रोटेट कर रही है। टरबाइन की शाफ्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। टोटल स्टीम ने एक साइकिल पूरी की तो ये आपकी टरबाइन को रोटेट कर रही है। अब क्या इसको मैं रेजिंग और लोअरिंग ऑफ वेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। अगर यहां से मैं क्या करूं, एक रोप लपेट के इस पे एक वेट यहां पर लगा देता हूं तो क्या होगा, इस वेट को हम क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर वेट रेज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये जो एनर्जी यहां पर मुझे मिल रही है, हीट मैंने दी थी उसके बदले में यहां पर मुझे क्या मिली, दूसरी एनर्जी मिली है। और इस एनर्जी से मैं क्या, रेजिंग ऑफ वेट कर सकता हूं, वेट को उठा सकता हूं। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी मुझे यहां पर मिल रही है ये क्या है, वर्क। इसका मतलब क्या है कि जो इफेक्ट है, नेट इफेक्ट आपके सिस्टम का के अंदर जो भी हो रहा है सराउंडिंग्स में, उसका नेट इफेक्ट क्या हो, रेजिंग ऑफ वेट में अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये वर्क कहलाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो वर्क है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसीलिए जो वर्क की यूनिट होगी वो क्या होगी, वो होगी जूल। क्या है, जूल होगी। कोई भी एनर्जी हो, एसआई यूनिट अगर बात करें, एसआई सिस्टम में जो एनर्जी की यूनिट होती है वो जूल होगी। चाहे आपकी एनर्जी इन स्टोरेज हो, चाहे एनर्जी इन ट्रांजिट हो, हर टाइप की एनर्जी के लिए जो यूनिट कहलाएगी वो क्या होगी, आपकी जूल ही रहेगी। तो ये हमारा वर्क के बारे में है। इसके अलावा अब देखिए वर्क में, अब थोड़ा सा हम चलते हैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं। देखिए ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा सिस्टम हुआ। अब इसमें क्या होगा, इसके बाहर है सराउंडिंग। अगर मैं इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करूं तो यहां पर जो गैसेज हैं वो क्या होंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, एक्सपेंड होंगी। जैसे ही प्रेशर अंदर है वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होगा तो पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा। तो यानी यहां पर सिस्टम क्या कर रहा है, सराउंडिंग को फोर्स कर रहा है बाहर की तरफ, एक्सपेंड हो रहा है
तो इस केस में मुझे क्या होगा, यहां पर सिस्टम किस पे वर्क कर रहा है, सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं बाहर से प्रेशर लगा दूं ज्यादा, एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी मैं हाथों से लगाऊं या किसी और मशीन की हेल्प से लगाऊं, बाहर से मैंने क्या लगाया, प्रेशर लगाया है, तो डेफिनेटली क्या हो गया, अब जो सिस्टम है वो कंप्रेस होगा। तो इस केस में सराउंडिंग किस पे काम कर रही है, सिस्टम पे। तो फर्स्ट केस में सिस्टम सराउंडिंग पे कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। दूसरे केस में यहां पर हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो क्या होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, जो साइन कन्वेंशन अगर हम देखें तो वर्क डन बाय द सिस्टम को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए हम क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव साइन लेंगे, जो कि न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेगा फर्दर आगे चलने के बाद। तो दोस्तों ये था वर्क के बारे में 2-3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो पूछा जाता है, डायरेक्ट ये आपसे पूछा जा सकता है इस केस में। ठीक है, बाकी आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि ताकि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एक फास्ट रिवीजन कोर्स है, तो सभी इसका फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि एग्जाम में मात्र 20 दिन बाकी हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कोर्स पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हमारे कौन कौन से वर्क हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यही एक केस लेते हैं, जैसे अंदर से प्रेशर हमारा लगा रहा है सिस्टम, तो प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन क्या होगा, फोर्स। अगर पिस्टन मान लीजिए डिस्प्लेस हुआ कितनी डायरेक्शन से, कितनी लेंथ से, dx लेंथ से, dx लेंथ से हुआ तो क्या होगा, pa इंटू dx। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका वर्क डन है, क्योंकि प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है, फोर्स होता है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो P क्या है, प्रेशर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, P इज द प्रेशर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहां पर, PA इंटू dx, और प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम। तो इसको मैं लिख देता हूं स्मॉल वॉल्यूम। तो ये हमारा वर्क डन हो गया PdV। ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा आपका PdV। ठीक है, या PdV वर्क भी इसको बोला जाता है। क्लोज सिस्टम में हमारा ये वैलिड रहेगा, ये जो रिलेशनशिप है क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, और दूसरा ये हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड रहेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड रहेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है, जैसे हमने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ी थी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस। अगर उसको हम फ्रिक्शनलेस कर दें, यानी उसमें से जो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो फ्रिक्शन था अगर उसको रिमूव कर दें, तो वो प्रोसेस क्या बन जाएगी, रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगी। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि आप एग्जैक्टली रिवर्स कर सकें, यानी कि अगर आपने कुछ काम किया है तो डेफिनेटली सिस्टम में भी, जैसे पिस्टन बाहर जाएगा तो सिस्टम में भी कुछ चेंज आएंगे और सराउंडिंग में भी कुछ चेंज आएंगे। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर आप पिस्टन को वापस 2 से 1 पे लेके आओ, तो जो सिस्टम और सराउंडिंग में जो चेंजेस हुए हैं वे एज इट इज रिस्टोर हो जाएं एग्जैक्टली उसी पाथ से, जिस पाथ से आप गए हैं उसी पाथ से अगर आप वापस जा सकते हैं एग्जैक्टली, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। तो ये जो रिलेशनशिप है ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि किस प्रोसेस के लिए वैलिड है, किस सिस्टम के लिए वैलिड है, तो क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रिलेशनशिप वैलिड है। इसके अलावा जैसे अभी हमने बात की थी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात करेंगे आगे, अलग अलग प्रोसेस के लिए हमें कैलकुलेट भी करना है ये वर्क डन। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें, अभी हमने टरबाइन की बात की थी, टरबाइन पे क्या था, एक शाफ्ट लगी थी और शाफ्ट क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। अब क्या रोटेशन के केस में भी वर्क होता है, तो देखते हैं। जैसे आपका लीनियर में डायरेक्शन में बात करें, एक लाइन में अगर बात करें, लीनियर डायरेक्शन में अगर बात करें, फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, वर्क डन होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर रोटेशनल मोशन में बात करें तो फोर्स नहीं होता, उस केस में फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या होता है उस केस में,
मोमेंट या टॉर्क होता है, और इसके कारण जो आपकी बॉडी है वो क्या करती है, रोटेट करती है। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कैसा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होगा। तो अगर हम रोटेशनल मोशन में बात करें तो हमारा जो वर्क डन होगा वो होगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब आपके टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी तो क्या होगा, रोटेट करने का मतलब यहां से स्टीम जो आ रही थी, यहां पर जो स्टीम आ रही थी और वो ब्लेड से स्ट्राइक कर रही थी, तो ये आपकी शाफ्ट पे क्या लगा रही है, टॉर्क लगा रही है, जिसके कारण ये शाफ्ट रोटेट कर रही है। तो टॉर्क इनटू डी थीटा, तो ये जो शाफ्ट जितनी डी थीटा से एंगल से रोटेट करेगी तो यहां पर वर्क डन कहलाएगा टी इंटू डी थीटा। तो ये वाला जो वर्क डन है इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट वर्क बोला जाता है। इस वर्क डन को क्या बोलते हैं, शाफ्ट वर्क बोलते हैं। इसके अलावा आपका एक पैडल व्हील वर्क है जो इंपॉर्टेंट होता है, पैडल व्हील वर्क या स्टीयरिंग वर्क भी इसको बोलते हैं। स्टीयरिंग वर्क के केस में क्या होगा, ये आपका मान लीजिए सिस्टम है और यहां पर आपका एक पैडल व्हील लगा है जिसको कनेक्ट किया गया है एक वेट से, पुल्ली के थ्रू। जैसे ये वेट नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये वेट नीचे जाएगा तो ये क्या होगा, जो आपका पैडल व्हील है ये क्या करेगा, ये सिस्टम है, पैडल व्हील आपका रोटेट करेगा। तो यहां पर मान लीजिए इसने वेट ने क्या किया है, ये वेट था dx डिस्टेंस से नीचे मूव किया, तो w इंटू dx, इतना वेट नीचे मूव किया है, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज वेट, और इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। दिस इज योर दिस इज योर पैडल व्हील वर्क इन दिस केस। इसके अलावा एक और जो वर्क डन है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक पाइप है और पाइप से आपका क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो फ्लूइड का मैंने एक छोटा सा सेक्शन चूज किया, मान लीजिए ये फ्लूइड का सेक्शन मैंने चूज किया, उसमें से इसके पीछे भी एक सेक्शन होगा। अब इस फ्लूइड के फ्लो करने का रीजन क्या है कि जो पीछे वाला सेक्शन है वो आगे वाले सेक्शन पे क्या कर रहा है, एक प्रेशर लगा रहा है, उसको आगे की तरफ धकेल रहा है, जिसके कारण ये मूव कर रहा है। हर केस में ये वाला नेक्स्ट पे लगा रहा है, ये वाला नेक्स्ट पे लगा रहा है। तो एक क्या है कि एक वर्क डन किया जा रहा है इस लेयर के द्वारा नेक्स्ट लेयर पे। ये जो वर्क डन है इसको बोलते हैं फ्लो वर्क, जिसके कारण आपका फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। तो इसकी क्या होगा, W इज इक्वल टू PV। इसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट P इंटू V, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फ्लो वर्क कहलाएगा आपका। ठीक है, दिस इज योर फ्लो वर्क। तो ये हमारे वर्क डन की बात आ गई है। ये 4 टाइप के वर्क डन हमारे हो गए हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्क, शाफ्ट वर्क, पैडल व्हील वर्क और फ्लो वर्क। ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वर्क, मैग्नेटिक वर्क और भी काफी टाइप के वर्क हैं, उनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी वर्क ट्रांसफर की। अब वर्क ट्रांसफर के बाद जो हमारी नेक्स्ट एनर्जी है वो है हीट ट्रांसफर, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी की बात करें तो एक तरीके से अगर सीधी भाषा में बोले तो ये वो एनर्जी है। देखिए वर्क डन क्यों हुआ, वर्क डन क्यों होता है, मान लीजिए आपके पास सिलेंडर पिस्टन है, इधर प्रेशर P1 है, इधर प्रेशर P2 है। अगर ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएं तो क्या पिस्टन मूव करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर P1 P2 से ज्यादा हुआ तो उस तरफ मूव करेगा, P2 P1 से ज्यादा हुआ तो इस तरफ मूव करेगा। तो वर्क डन के लिए क्या जरूरी है, वर्क डन के लिए हमारे पास जरूरी है प्रेशर डिफरेंस। वर्क वो एनर्जी है जो होती है, क्यों वो ट्रांसफर क्यों होती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। ऐसे ही हीट वो एनर्जी है, वो क्यों ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। एक बॉडी का टेम्परेचर T1 है, एक बॉडी का टेम्परेचर T2 है, दोनों कॉन्टेक्ट में है। तो क्या होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ क्या करेगी, हीट ट्रांसफर करेगी। ठीक है, और अगेन हीट इज व्हाट, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा, अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो अगेन फिर से SI यूनिट क्या होगी, जूल।
एसआई यूनिट जो होगी वो होगी आपकी जूल, और इससे पहले जो यूनिट होती थी वो कैलोरी यूज होती थी इसके लिए, लेकिन अब एसआई में सभी एनर्जीज की जो यूनिट है वो क्या है, जूल ही हम बोलते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि जूल जो है, जूल की का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? जूल इज व्हाट, एनर्जी, दैट इज वर्क भी एक एनर्जी है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू मीटर, तो क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड एम एल टू टी माइनस टू। तो ये आपका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है जूल के लिए, डायरेक्ट पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगेन, जैसे वर्क थी हमारी एनर्जी जो सिस्टम से सराउंडिंग पे हो रही थी, या तो वर्क सिस्टम से सराउंडिंग पे किया जा रहा है या सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पे किया जा रहा है, ऐसे हीट भी वो एनर्जी है जिसमें हम क्या बोलते हैं कि जो आपका ट्रांसफर होगा या तो सिस्टम से सराउंडिंग को दी जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम को दी जाएगी, या तो सिस्टम हीट रिसीव करेगा या सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा। तो इस केस में भी हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, जब न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा तो उसमें काफी हेल्प करता है ये। हीट एडिड टू सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे, हीट एडिड टू सिस्टम। इसमें हम क्या बोलेंगे, रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे, रिजेक्टेड फ्रॉम सिस्टम। तो इस केस में जो होगी वो प्लस होगा, इस केस में जो होगा माइनस होगा। तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है इसके लिए, हीट ट्रांसफर के लिए। इसके अलावा जो हीट ट्रांसफर जो होता है वो कैसे होता है, तो उसके तीन तरीके हैं, तीन मोड हैं। आपका कंडक्शन के थ्रू हो सकता है। कंडक्शन क्या है, जैसे एक एंड को आपने हीट किया तो इस जैसे किसी भी मेटल या लकड़ी, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक एंड को हीट करोगे तो दूसरा एंड भी आपका कुछ टाइम के बाद हीट अप हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका जो है या वाइब्रेशन की वजह से ये एंड भी हीट हो जाता है, तो आपका कंडक्शन है। वो पार्ट क्या कहलाता है, कंडक्शन। तो कंडक्शन आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पॉसिबल है। गैसेज में सबसे कम होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। सेकंड मोड है कौन सा, सेकंड मोड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के केस में क्या होता है, जैसे आपके पास चाय रखी हुई है, चाय कुछ देर बाद ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो चाय है वो गर्म है, इसके ऊपर हवा जो आती है, एयर जो आती है, उसका टेम्परेचर कम होता है, तो दोनों में कॉन्टैक्ट होता है। तो जो चाय के अंदर की हीट है वो किस में ट्रांसफर हो जाती है, चाय की जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में कहां ट्रांसफर हो जाती है, आपकी एयर में। ठीक है, तो यहां पर भी हीट ट्रांसफर हुआ है। तो ये हीट जो ट्रांसफर है दो फ्लूइड्स के बीच में भी हो सकता है, एक सॉलिड सरफेस और एक फ्लूइड के बीच में भी हो सकता है। अब दो तरीके का होता है कन्वेक्शन, क्या, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब चाय रखी है, हवा के साथ ऑटोमेटिकली ठंडी हो रही है, नेचुरली ठंडी हो रही है, तो हवा जो है नेचुरली फ्लो कर रही है वो, उस केस में हम बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन। लेकिन अगर उसके आगे कूलर के आगे रख दोगे चाय को तो क्या होगा, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जो एयर उसके ऊपर, जो फ्लूइड उसके ऊपर फ्लो कर रहा है वो क्या है, फोर्स्ड कर रहा है, फोर्स किया गया उसको तेज स्पीड से चलने के लिए। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इसको फोर्स्ड कन्वेक्शन बोलते हैं। तीसरा केस है आपका रेडिएशन का। रेडिएशन से आपका जो हीट है उसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। ऊपर वाले दोनों केसेस में मीडियम चाहिए हीट ट्रांसफर के लिए, लेकिन इस केस में कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। सन से अर्थ तक जो एनर्जी पहुंच रही है, हीट पहुंच रही है, वो आपकी इसी मोड के थ्रू पहुंच रही है। ठीक है, तो ये मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, जिनको हम हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है उसमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये बात हुई हीट ट्रांसफर की। अब बात करते हैं कि जो हीट है वो कितने टाइप की, किस किस टाइप की हो सकती है। देखिए, मान लीजिए आप एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी डालिए और हीटअप करेंगे, तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि जो वाटर है उस पतीले के अंदर, तो क्या होगा, धीरे 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 हीट होना होगा, हीट होना स्टार्ट होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। लेकिन क्या होगा, एक कंडीशन के बाद कि अगर मान लो प्रेशर 1 बार है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद क्या होगा, जो वाटर है आपका, उसका जो कहें कि टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। हीट अभी भी हम उसको कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम हीटअप नहीं कर रहे हैं, हीटअप हम स्टिल अभी भी कर रहे हैं, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, उसको टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा और यहां पर जो वाटर है क्या हो जाएगा, उसमें जो है जो
वाटर है वो आपका गैस लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर 1 बार पे 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा, तो गैस में चेंज हो जाएगा। तो दो मोड हुए, एक आपने मान लो 60 से 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, सॉरी 30 से नेचुरल वाटर उठाया, और ये जो केस है इस केस में टेम्परेचर बढ़ा है, तो यहां पर जो हीट है उसको हम सेंस कर सकते हैं, इसीलिए इसको सेंसिबल हीट भी हम बोल सकते हैं, जिसको हम सेंस कर सकते हैं टेम्परेचर की हेल्प से कि हाँ भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब हीट मिल रही है। ठीक है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस जो लिक्विड था यानी वाटर था, उसको आपने 100 डिग्री सेल्सियस गैस में चेंज किया, तो इस दौरान क्या टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ, फेज चेंज हुआ। यानी एक तरीके से क्या है, आपकी एनर्जी को हम सेंस नहीं कर पाए, हीट को सेंस नहीं कर पाए टेम्परेचर की हेल्प से, तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा जो छुप छुप के मिल रही हो। ठीक है, तो ये आपका गुप्त उष्मा है, लेटेंट हीट है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं डिफाइन करूं, कैसे कह सकता हूं कि लेटेंट हीट की अगर बात करें, लेटेंट हीट के केस में हम बोलेंगे कि जो आपकी एनर्जी हीट है वो फेज चेंज में जो यूज हो रही है, यानी जब आपके किसी भी सब्सटेंस को फेज चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपकी लेटेंट हीट है। 1 kg सब्सटेंस को फेज चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए, चाहे आप सॉलिड से लिक्विड की बात करो या लिक्विड से गैस की बात करो या डायरेक्ट सॉलिड से किसकी बात करो, गैस की बात करो। पहला केस क्या है, फ्यूजन, तो इसमें जो लेटेंट हीट होगी उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकंड केस में लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, तो इस केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तीसरे केस में सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, इस केस में हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप की आपकी लेटेंट हीट रहती है। और लेटेंट हीट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो लेटेंट हीट जब तक यानी फेज चेंज प्रोसेस जब तक चलेगी तब तक आपका जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। क्या कहेंगे, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, और इस टेम्परेचर और प्रेशर को हम सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर भी बोलते हैं। सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, लेटेंट हीट की बात करी। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज कैसे होता है, एक एग्जांपल मैं लेके आता हूं यहां पर छोटा सा। मान लीजिए आपके पास एक सब्सटेंस है और सब्सटेंस का अमाउंट आपके पास कितना है, सब्सटेंस आपके पास 10 किलोग्राम है। ठीक है, उसका टेम्परेचर आपने चेंज किया है 30 डिग्री से कितना कर दिया आपने कर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस में हम लेके चल रहे हैं। अब उसके लिए मुझे हीट जो देनी पड़ी वो मुझे देनी पड़ी मान लीजिए 10,000 किलो जूल, 10,000 किलो जूल हीट देनी पड़ी। तो 10,000 किलो जूल में मतलब कि 10 किलोग्राम को 30 डिग्री से 50 डिग्री तक ले जाने के लिए मुझे ये हीट देनी पड़ी, दैट इज क्यू, डेल्टा क्यू लिख देते हैं, ये डेल्टा टी हो जाएगा, ये एम है। तो 1 kg मास के लिए मुझे कितनी देनी पड़ेगी, 1 kg मास के लिए मुझे कितनी देनी पड़ेगी, डिवाइड बाई 10 कर दो, कितना हो जाएगा 1000 किलो जूल पर केजी। यानी 1 kg का टेम्परेचर आपको 30 से 50 यानी 20 डिग्री में चेंज करना है तो इतनी हीट चाहिए, और मुझे सिर्फ 1 डिग्री ही चेंज करना है, तो 1 डिग्री चेंज करना है तो मुझे फिर 20 से डिवाइड कर देता हूं मैं, 1000 बाई 20 कितना हो जाएगा आपका 50 किलो जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था सेल्सियस और केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा यूनिट में हम केल्विन लिख देते हैं। तो 50 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, तो ये क्या हो गया डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। तो ये वाला जो केस है डेल्टा टी लिख दो या dt लिख दो, दोनों सेम चीज रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर 50 किलो जूल पर केजी पर केल्विन है। अब क्या होगा, इतनी हीट मुझे चाहिए 1 kg सब्सटेंस को का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए, तो इस हीट को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर
ऑफ ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री। क्लियर ये चीज। अब ये जो स्पेसिफिक हीट है ये स्मॉल सी होगा, छोटा सी होगा, ध्यान रखिएगा। अब जो 1 डिग्री टेम्परेचर हम रेज कर रहे हैं, 1 डिग्री जो टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकता है और कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो सकता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोलेंगे तो CV हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे CP होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों आपके रहेंगे CP एंड CV। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट की यूनिट जो होगी ऐसा यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन रहेगी। तो ये आपका स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच इज ग्रेटर, तो ध्यान रखिएगा CP इज ग्रेटर देन CV, CP इज ग्रेटर देन CV। तो क्यों होता है ये हम जब फुल लेक्चर डिटेल में आएगा तब हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। तो उसके अकॉर्डिंगली CP माइनस CV बराबर आर, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं। CP बाई CV बराबर होता है आपका गामा, जिसको हम एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशन है जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब अगर स्पेसिफिक हीट को हम मास से मल्टीप्लाई कर दें, मास इंटू C, इसको हम बोलेंगे क्या, कैपिटल C, और इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी यानी किसी भी गिवन मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए, किसी भी गिवन मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए मुझे जितनी हीट चाहिए ये उस बॉडी की हीट कैपेसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें भी आपके क्या होंगे, CP और CV होंगे कैपिटल में। अगेन CP जो है वो आपका CV से बड़ा होगा। तो ये आपका हीट और वर्क एंड हीट का चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। और इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम एक अलग से कंप्लीट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस में आपके न्यूमेरिकल भी रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि एग्जाम की डेट्स काफी नजदीक हैं, 15 से 20 दिन आपके मुश्किल से बाकी हैं।